हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई शुरू हो गई होगी क्लास 12th और उसका पहला चैप्टर चल रहा है। अब तक आपने देखा है रिलेशन क्या है, हमने डिफ़ाइन किया है कि उसको ऑर्डर्ड पेयर से कैसे डिराइव किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोगों ने देख लिया था, उसमें रिफ्लेक्सिव देखा था, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, कंडीशंस। उम्मीद है आपने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अगर आप समझ गए तो काफ़ी इजी है। एंट्रेंस में ये ज़रूर पूछे जाएंगे। बुक में अगर आप देखोगे तो आपको फंक्शंस के डेफिनेशन दो तरह से दिए जाते हैं। पहला, फंक्शन एज अ रिलेशन, हम वो भी देखेंगे, और दूसरा फंक्शन एज अ कोरस्पोंडेंस। दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, वर्डिंग्स थोड़ी सी अलग होती है। तो उस बुक वाले मैथमेटिक्स पर जाने के पहले हम ज़रा एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और क्यों मैथमेटिक्स में फंक्शंस को इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर्स में इसका काफ़ी यूज़ है। डोमेन्स क्या होते हैं, कोडोमेन्स क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, डोमेन्स कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चंस कई बार आता है। तो पहले देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या है। वैसे तो ये क्लास 11th में आपने पढ़ लिया है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस क्लास 12th में टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखने वाले हैं तो ज़रा उसका रिवीजन ज़रूरी है। और क्योंकि अभी फंक्शंस पर पहला क्लास है तो मैं इसको एक रॉक बॉटम से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप अपने क्लास में हैं और क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स का मैं एक सेट बनाता हूँ। सो वेयर डू हैव अ सेट फॉर द स्टूडेंट्स, और मैंने ये सेट लिया है ए, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम रख देते हैं। लेट्स से राम, सेट स्टैंड फॉर आर। श्याम, लेट्स से इट स्टैंड फॉर एस। एंड I can take, say, Kunal. Let's say it stands for R. And I have Rishi. Let's say it stands for RI. R और R सेम हो जाएगा, so let's say एक दूसरा नाम रख देते हैं, say खुशी, stand for K. तो मान लीजिए कि 4 स्टूडेंट्स हैं और हमने एक सेट बी अज्यूम कर लिया। लेट्स से दैट दिस इज द सेट बी, और यहाँ सभी के एड्रेस हैं। सो एड्रेस को A1, A2, A3, A4 ऐसा रख रहा हूँ, ये एड्रेस है। सो व्हाट दिस सेट इम्प्लाइज फॉर, दैट इज students. What this set implies for, this is address. अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ, what is function is a type of relation. रिलेशन क्या है? एक ऐसा रूल जिससे कि आप एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करते हैं किसी रूल के थ्रू। तो अभी हमारा रूल क्या होना चाहिए? लेट्स से कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम हो गए और हमें आपके पेरेंट्स को एक लेटर भेजनी है। और कैसी लेटर भेजनी है? आपके मार्क्स के परफॉर्मेंस के बारे में लेटर भेजना है। तो हमारा लेटर भेजना ये एक रूल है, हर स्टूडेंट के घर में लेटर जाएगा। सो एक फंक्शन आई कैन से मैंने बनाया। इस फंक्शन का नाम क्या है, काम क्या है? स्टूडेंट के घर में आपके परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भेजना इन द फॉर्म ऑफ लेटर। सो मैंने लिखा दैट इज सेंडिंग लेटर्स। लेट्स से दैट। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और एड्रेस ऐड कर देते हैं, से A5। 4 स्टूडेंट हैं तो ये ज़रूरी है कि सभी के घर में लेटर जाए।
अगर किसी एक के घर में लेटर नहीं गया, हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा, हमारा ये जो फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। एंड लेट्स से सेंडिंग द लेटर, कौन भेज रहा है? लेट्स से पोस्टमैन इज गोइंग टू सेंड द लेटर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के घर में लेटर जाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज द फर्स्ट कंडीशन। लेटर मस्ट बी सेंड फॉर ईच स्टूडेंट, तभी हमारा काम पूरा होता है। पहली चीज़ तो सेट ए सभी की मैपिंग होनी चाहिए। व्हाट इज द मैपिंग? एड्रेस इज द मैपिंग। लेट्स से मैंने ऐसा किया, ए say this and say this, कोई दिक्कत नहीं है, काम बड़े आसानी से हो जाएगा। पोस्टमैन विल सेंड द लेटर। ये हुई पहली बात। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे जो बुक का डेफिनेशन है, तो थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, इससे आप एक बात तो समझ सकते हैं कि ये जो मैंने मैपिंग बनाई है वो सेट ए के हर एलिमेंट की होनी चाहिए, मिस आउट नहीं होना चाहिए। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर एक नाम ले लूँ, से भरत, स्टैंड फॉर बी। अगर कोई मैपिंग नहीं है तो ये काम पूरा नहीं हुआ। नाउ इट इज़ नॉट अ फंक्शन। वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन? भरत के घर में चिट्ठी नहीं गई, लेटर नहीं गया, उनके पेरेंट्स को पता नहीं लगा। तो सेट ए के हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। बस इस चीज़ को सिंपल इस तरह से ही ले लेते हैं। यही चीज़ अभी आगे जा कर के हम लोग देखेंगे, डेफिनेशंस वन बाय वन मैं ले लूँगा। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। लेट्स से इनके एड्रेस को मैंने हटा दिया। दैट इज़, लेट्स से दिस इज़ A2 विच इज़ द एड्रेस फॉर कुणाल। एंड तो चलिए इसको रहने ही दे रहे हैं। और इसके लिए अगर मैं ऐसी मैपिंग कर दूँ, आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। से दिस इज K_A2 एंड यू हैव K_A5। ऑर्डर्ड पेयर है, पर एक गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी क्या हो रही है? क्योंकि अगर आप इस टर्म में देखोगे कि एड्रेस, तो कुणाल के कितने एड्रेस हो गए? 2, K_A2 K_A5। अगर 2 एड्रेस हैं और मान लीजिए कि मैंने कुणाल के परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर 2 एड्रेस लिख दिए और पोस्टमैन से कहा यू गो एंड डिलीवर, कहाँ डिलीवर करेगा? ही विल गेट कन्फ्यूज्ड। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको सेट बताया था, वेल डिफाइंड। क्या हमारा एड्रेस वेल डिफाइंड है? नहीं। पोस्टमैन को बात समझ नहीं आएगी, पोस्टमैन को बात समझ नहीं आएगी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा वर्क पूरा नहीं हो रहा। हमारा जो टास्क है, सेंडिंग द लेटर इज़ नॉट बीइंग कंप्लीटेड बाय द पोस्टमैन बिकॉज ही गेट कन्फ्यूज्ड। ये जो कंडीशन है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये तो काम नहीं आएगा आपका। नो, वी कैन डू दिस। अभी जैसा है, हाँ ठीक ठाक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैपिंग हो रही है सेट ए की, वो यूनिक होनी चाहिए। R is mapped with A1, S is mapped with A4, K is mapped with A2, and this is, let's say, KU is mapped with A3. This is what we mean by unique mapping. और फंक्शन का दूसरा क्राइटेरिया है यूनिक मैपिंग। सो वी हैव 2 थिंग्स। पहला, सेट ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। दूसरा, वो मैपिंग यूनिक होनी चाहिए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए दैट लेट्स से दिस इज श्याम एंड आई एम नॉट मैपिंग इट विथ A4, rather आई मैप्ड श्याम विथ A1। क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। अभी भी यूनिक मैपिंग है। कई स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, नहीं अभी भी यूनिक मैपिंग है। राम की एक मैपिंग है A1, श्याम की भी एक ही मैपिंग है A1, दोनों सेम है।
लेट्स से बोथ आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं तो एक ही घर में रह रहे होंगे, दोनों का एड्रेस सेम है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय फंक्शन। पहला कंडीशन, सेट ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन, वो मैपिंग यूनिक होनी चाहिए। बुक में आप देखोगे तो ये चीज़ जो सेट ए है, सेट बी है, दिस शुड बी नॉन वॉइड सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए। तो अब हम लोग लेंगे, ये एक रफ चीज़ है जिसके थ्रू फंक्शन को बड़े आसानी से समझा जा सकता है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब है? पहला, जब सेट ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग हुई हो। याद रखिए, रिलेशन ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन फंक्शन में ये कंपलसरी है। सेट ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, और यही सेट ए जो आप देख रहे हो, इसे ही हम लोग डोमेन कहते हैं। सेट बी, जैसा हमने पहले भी देखा है, दिस इज कोडोमेन, कोई खास दिक्कत नहीं है। और रेंज इज ऑल्सो द सिंपल वन, जिस सेट बी के जिस एलिमेंट की मैपिंग हुई है वो रेंज कहलाएंगे। याद रखिए, रेंज इज ऑल्सो अ सेट। तो मान लीजिए इस तीन को ऐसा, सो योर कोडोमेन इज नथिंग बट सेट बी, रेंज is this set. This is range. We can say that range is nothing but the subset of codomain. Hope I am clear enough कि functions क्या होते हैं बड़े सिंपल वे में, और इसके बाद हम लोग ज़रा उस मैथमेटिकल डेफिनेशन को देख लेंगे। सो इतना तक क्लियर होना चाहिए आपको। और थोड़ी बहुत अनक्लियरिटी है तो वीडियो है, रिपीट कीजिए, फिर से देखिए, बार बार देखिए, लेकिन कन्फ्यूजन मत रखिए, क्योंकि इसके बाद के जो डेफिनेशंस हैं वो ज़रा इसी अंडरस्टैंडिंग पर आपको काम आएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द बुक इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। दो डेफिनेशंस लेना है, पहला फंक्शन एज द रिलेशन, एंड सेकेंड वी आर गोइंग टू टेक फंक्शन एज द कोरस्पॉन्डेंस। तो मैं उसे लिख देता हूँ और उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। वेल, तो यहाँ मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है दैट इज़ रिलेशन, फंक्शन एज ए स्पेशल रिलेशन, और यहाँ पर एज अ कोरस्पॉन्डेंस। चीज़ तो बिल्कुल सेम है जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा था। हैव अ लुक, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, विच इज़ यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट इफ इट द रिलेशन, तो ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाता है कब? देयर शुड बी दैट व्हेन इट्स फुलफिल द टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस। सो रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ, लुक एट द फर्स्ट कंडीशन, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट द एलिमेंट ऑफ बी सच दैट ए बी शुड बी द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन f, तो ये फंक्शन हो सकता है। इसका मतलब हुआ जो हमने पहला कंडीशन कहा था पिछले लास्ट एग्जाम्पल में कि सेट ए के हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। सो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, एक एलिमेंट भी होना चाहिए जो इस ऑर्डर्ड पेयर को सेटिस्फाई करे, यानी सेट ए के हर एलिमेंट की मैपिंग हो, यानी जो लेटर्स भेजे जाएं वो हर एलिमेंट के, हर स्टूडेंट के भेजे जाएं। लुक एट द सेकेंड कंडीशन, that if ordered pair AB is the element of relation F, and if the ordered pair AC is the relation of element F. आप कह सकते हो कि मैं रिलेशन क्यों कह रहा हूँ, फंक्शन क्यों नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि अगर आप A को B से मैप करें और A को C से मैप करें, तो B और C दोनों सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज द कंडीशन ऑफ यूनिक मैपिंग। यानी अगर राम का से एड्रेस है A1 और राम का एड्रेस अगर आप रख दे से A2, तो A1 A2 दोनों सेम होने चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज़ द यूनिक मैपिंग। मैपिंग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रिलेशन इस दो इम्पॉर्टेंट को फुलफ़िल करता है तो ही वो फंक्शन कहलाएगा। मैं पहले एज अ कोरस्पॉन्डेंस क्लियर कर दूँ, इसके बाद मैं आता हूँ। दैट इज़ अ कोरस्पॉन्डेंस, दैट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम set A to set B is a rule.
ये एक रूल है, यू कैन से दैट आई नीड टू हाईलाइट इट्स अ रूल और अ मेथड और अ कोरस्पॉन्डेंस। कई बार टर्म इस्तेमाल होता है कोरस्पॉन्डेंस, ए कोरस्पॉन्ड्स टू, लेट्स से दिस ए कोरस्पॉन्ड्स टू बी, जिसको आप मैपिंग भी कहते हैं, ए कोरस्पॉन्ड्स टू सी, which associates the element from the set A to the element of set B such that is it need to again fulfill the two conditions। यहाँ काफ़ी क्लियर लिखा हुआ रहेगा आपको, all elements of set A are associated to the element of set B। तो ये ज़रूरी है कि सेट A के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट हो, सबका कुछ ना कुछ एसोसिएशन हो सेट B के साथ। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। Second condition, it's already written that associated to the unique element of set B। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, दो सेट होते हैं, सेट A एंड सेट B। आप एक रूल के थ्रू उसको मैप कर सकते हैं, कोरिस्पॉन्ड्स कर सकते हैं, और जिस रूल के थ्रू आप करेंगे वो दो क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। पहला, सेट ए के हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, और दूसरा, हर एलिमेंट की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, तो हम उसे फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ दिखा दूँ, लेट्स से 1 2 3 4, लेट्स से आई नेम इट एज सेट ए, और यहाँ पर मैंने लिया है सेट बी, लेट्स से ए बी सी डी से ई। मैपिंग, लेट्स से दिस एंड दिस, और इसको एक एफ रूल के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया, सेट ए टू सेट बी। इज इट द फंक्शन? नो। वाई? क्योंकि 4 की कोई मैपिंग नहीं है। अब अगर मैं ऐसा कर दूँ, हाँ अब ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 4 की मैपिंग है, दैट इज डी। ये नो प्रॉब्लम। एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए मैपिंग नहीं होती तो भी ये एक रिलेशन तो होता, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। नाउ से दिस, इफ आई डू दिस, क्या अब ये फंक्शन है? नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिक मैपिंग नहीं है। 3 corresponds to the two element, that is C and ये थोड़ा दिख नहीं रहा, that is E, so this is not a function। तो मैपिंग क्या होनी चाहिए? मैपिंग यूनिक होनी चाहिए। लेट्स से मैं इसको इसे कर दूँ, अब ये फंक्शन है। अब मान लीजिए, एक मैं पहले भी कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या ये मैपिंग है। इज इज द फंक्शन? यस, इट इज स्टिल द फंक्शन। 1 and 2 हैज़ ए यूनिक मैपिंग, डजेंट मैटर वो दोनों एक ही एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ मैप हो रहे हैं। तो यही है आपका फंक्शन। और अगेन, अगर set A is your domain, set B is your codomain, और इस केस जो as it is यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ रेंज क्या होंगे, तो रेंज will be the set A is the element, C is the element, E is the element, that is range of F, right? So this is the bookish definition। उम्मीद है अब आपको ये क्लियर होगा कि फंक्शन है क्या। एक बार मैं फिर से डोमेन, कोडोमेन और रेंज को टेक्निकल टर्म में स्पेसिफाई कर दूं। इसके बाद कुछ एग्जांपल ले लेंगे, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में डोमेन और रेंज को कैसे पता करते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ये टर्म्स है, तो मैथमेटिकल टर्म्स हैं। लेट्स सी, I'm taking the set A which has element 1 2 3 4 and I have a set B। just to last example मैंने दिया था आपको A B C D। एक काम करते हैं, पहले इसकी मैपिंग कर लेते हैं। एंड लेट्स से मैंने इसको मैप किया है, 1 is mapped with A, so 1A is the ordered pair। let's say 2 is mapped with B, let's say 3 is also mapped with B, and let's say 4 is mapped with E। डोमेन किसे कहेंगे? स्ट्रिक्टली द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। ये है सेट ए, तो योर सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, दैट इज डोमेन ऑफ
तो गिवन फंक्शन, कहीं f लिखते हैं, कहीं डोमेन ऑफ fx लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं is 1 2 3 4 ऐसा। फिर सिंपली आप इसको सेट ए भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। व्हाट इज कोडोमेन? is the set B, that is A, B, C, D, E, which is the set B here. Range जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, यहाँ जो मैपिंग होंगी या जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, मान लीजिए मैं इस फंक्शन के लिए ऑर्डर्ड पेयर बनाऊँ, तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर हैं जो फंक्शन के पार्ट हैं? 1A 2B 3B 4E। तो सेट B के वो एलिमेंट जो सेट A के मैप हैं, दैट इज A B B एंड E, इनका सेट ही कहलाएगा रेंज, राइट? सो वी हैव, I can say that this is domain, this is codomain is here and here we have range. मैंने यहाँ लिख भी दिया है आपका, ऐसे सारे मैप f of a, remember this is the element of a, where is f of a? f of a is here. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको कभी confusion ना हो। यहाँ a है तो यहाँ f of a है, so f of a is fx such that x is the element of set A. 1 2 3 4, so we can say f of 1, ये रही मैपिंग, f of 2, f of 3, f of 4. This is how we define a range, which strictly has to follow this relation, that range is going to be the subset of set B. So this is as per the definition of functions and the terminology of function, that is domain, codomain and range. Hope I am clear enough. अभी एक एग्जाम्पल ले लेंगे और देखेंगे कि ये कैसे फाइंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं। IIT JEE में आपको डोमेन या रेंज फाइंड करने को आएगा। कोडोमेन यूजुअली ये प्री डिफाइंड होता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, fx दिया हुआ है आपको, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 60 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके डोमेन एंड कोडोमेन को फाइंड करना है। But hold on, before dealing with this problem, I would like to specify you the things जो आपको बुक में कई बार देखने को मिलेगा। See, real function and real value function क्या होते हैं? रियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जहाँ सेट A और सेट B दोनों ही सबसेट हों रियल नंबर के। So I can say that set A and set B has to be subset of real number. क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि रियल नंबर के सेट को आप किस लेटर से इंडिकेट करते थे? R से इंडिकेट करते थे। सेट A और सेट B के, जो सेट A एंड सेट B है वो रियल नंबर के अगर सबसेट है तो उसे रियल फंक्शन कहते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन किसे कहते हैं? जहां आपका सेट B will be subset of real number. There is no specification about the set A. Set B will be the subset of real number. Such functions are called as real value function. तो आप अगर इसको देखें तो आप देख के बता सकते हैं कि एक रियल फंक्शन होगा। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट्स से वी आर गोइंग टू सी हाउ टू सॉल्व। यू हैव गिवन समथिंग इन द स्क्वायर रूट। आप अगर इसको देखें, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं। तो ये कब डिफाइंड होगा? जब मैं कह रहा हूँ डिफाइन, yes I'm talking about well defined. This fx will have a meaning
नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट का कोई मीनिंग नहीं होता. मीन्स आई कैन से 16 माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ टू बी दिस. मीन्स ये जो पार्ट आप देख रहे हो इट हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव. बस इसे सॉल्व कर देंगे x के लिए. और ये x क्या है? x आपका सेट ए होगा. अगर मैं यहाँ पर आपको से सेट बना करके दिखाऊं, सो वी हैव दिस इज x एंड द स्मॉल x विल बी द एलिमेंट ऑफ सेट x. और यहाँ x की मैपिंग हमने कहा fx, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू y हैज़ टू बी द एलिमेंट ऑफ सेट y. ये है आपका कोडोमेन का सेट. हाउ टू सॉल्व दिस? इनइक्वलिटी आपने पहले ही पढ़ लिया है. अगर मैं साइन को इंटरचेंज करूं, वी कैन से दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए. दैट इज एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 हैज़ टू बी लेस देन 0. अप्लाई अ वेवी-कार मेथड. वेवी-कार मेथड पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिस पर कि आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है. मैं जस्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ. जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर होंगे. यू कैन टेक दिस इज प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 इज दिस, सो x हैज़ टू बी दिस. सो वी कैन से x की वैल्यू यहाँ हुई. दिस इज व्हाट वी कॉल इज द डोमेन ऑफ f. दिस इज द डोमेन ऑफ f. एक सबसे बड़ी गलती कई स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा करते देखा है, इज लेस देन 0, फिर लेते हैं एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 14 एंड सो एक्स विल बी लेस देन 4. जी नहीं, ये गलत है. ये गलती मत कीजिएगा, ये गलत है. जब भी आप इनइक्वलिटी को सॉल्व करो, मेक श्योर कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे. वेल, हमने डोमेन तो निकाल लिया. हाउ टू फाइंड द रेंज? रेंज को कैसे पता करना है? तो जो गलत है इसे हटा देते हैं. रेंज को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसे रीराइट कीजिए. सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट डोमेन. अब हम क्या पता करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रेंज. ये fx इज नथिंग बट y, वो भी एक वैल्यू है. टेक दिस y is equals to 16 minus x square and put this under root. Now find the value of x. ये एक एल्गोरिथम स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए. सो यू स्क्वायर बोथ द टर्म्स. मैं जरा नीचे लिख दूँ. दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और आप कहोगे दिस. कुछ ऐसा ही आ गया. वेल, आप अगेन स्क्वायर रूट का टर्म है, तो ये जो टर्म है इट हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव. मीन्स 16 माइनस वाई स्क्वायर हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0. अब आप इसको सॉल्व करके सीधे से बता सकते हैं दैट y हैज़ टू बी दिस. वी कैन से दैट y has to be the element of -4 to 4. क्या ये रेंज है? No, it's not the range. Why it is not the range? यहाँ देखिए x की वैल्यू -4 से 4 तक हो सकती है, और जब भी आप यहाँ पर वैल्यू -4 to 4 लो तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. तो ये जो निगेटिव के वैल्यू हैं वो हट जाएंगे. Hence, range of f is 0 to 4. Negative नहीं हो सकते. Right? So this is how we need to find domain and range. मेथड को याद रखिएगा. फैक्टराइजेशन मेथड से ही मैंने लिया है. वैसे तो फंक्शंस अगर आप IT लेवल के क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट एज़ पर द CBSE ये काफ़ी सिंपल है. इससे ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी. नाउ जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमें देखने हैं, जो आपने 11th में देखे और जो 12th में देखे हैं, हम लोग उसे देखेंगे. सो लेट्स 11th में जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो उसमें आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, रेशनल फंक्शंस,
signum function, fractional part functions, modulus functions, kind of things that you have studied. In class 12th, we are going to study the different types of function but based on mapping. Especially आपको देखना है 1-1 and on-to functions क्या होते हैं. तो जो क्लास 11 का पार्ट है वो मैं छोड़ देता हूँ, वो क्लास 11 के वीडियोस को आप रेफ़र कर लेंगे. वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर 1-1 फंक्शन फर्स्ट. 1-1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द इंजेक्शन ऑल्सो. वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द 1-1 फंक्शन. Well, let's look as per the definition. 1-1 functions is defined to be 1-1 if the image of distinct element of x, यानी जो x के हर एलिमेंट है उसकी अलग मैपिंग होनी चाहिए b में. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट. तो ऐसे फंक्शन को हम 1-1 कहेंगे. लेट्स टेक फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिया हुआ है दैट इज x एंड आई टुक द सेकेंड सेट एज द सेट y, say 1 2 3 4 say 5. I took a b c d e f और मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर दूं जो एक रूल विच इज f. डिस्टिंक्ट मैपिंग मीन्स यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, सभी की मैपिंग अलग अलग होनी चाहिए. अगर 1 इज मैप्ड विथ A, 2 इज मैप्ड विथ B, 3 मैप्ड विथ C एंड सो ऑन. ये हुए 1-1. मान लीजिए अगर ऐसा ना हो, फंक्शन तो ये अभी भी है, आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट की मैपिंग हुई है और आप देख सकते हैं यूनिक मैपिंग है, लेकिन 4 इज मैप्ड विथ D एंड 5 इज ऑल्सो मैप्ड विथ D. तो ये 1-1 नहीं हुआ. दैट इज नॉट द डिस्टिंक्ट मैपिंग. आप अगर इस कंडीशन को देखें, दैट इज f of x1 एंड f of x2 बोथ आर इक्वल मीन्स x1 और x2 दोनों एक ही एलिमेंट होंगे जो आपके सेट A में होंगे. ऐसे फंक्शंस, इसे मैं करेक्ट कर दूं, इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन. यानी मैपिंग अलग अलग होनी चाहिए, किसी भी दो एलिमेंट की मैपिंग एक नहीं होनी चाहिए. ऐसे फंक्शन एक सिंपल सा एल्गोरिथम है इसे सॉल्व करने के लिए, दैट इज मैं इसे लिख दे रहा हूं. Well, this is the algorithm to prove 1-1 function. That is पहला, the step 1 is take two arbitrary element x, y in the domain f. Then put fx is equals to fy. Third step, solve this. अगर आपको solve करके इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन x is equals to y है तो दिया हुआ फंक्शन 1-1 है या इंजेक्टिव है. अदरवाइज इट इज़ मेनी 1 और यू कैन से नॉट 1-1. तो एक एग्जाम्पल ले लेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किसी भी एग्जाम्पल को. सो आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जाम्पल. आई एम कीपिंग द स्टेप्स हियर ताकि समझने में आसानी हो, और इस डेफिनेशन को क्योंकि ये क्लियर है तो इसे मिटा दे रहा हूँ. एंड आई एम टेकिंग फंक्शन, लेट्स से f. जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, होप आई एम क्लियर इनफ, दैट इज ये है आपका सेट A, सेट B, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट. व्हाट इज Z? Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. और एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मान लीजिए. और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है. So I'm going to put the same algorithm as it is. पहला एक xy
एलिमेंट ले लेते हैं सेट इसमें, दैट इज इन द सेट ऑफ डोमेन. सो इफ आई पुट f of x is equals to f of y. Let's see हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा. You have this and let's try to solve this. X square minus y square, this is plus x minus y is equals to 0. You can take x minus y common. This is x plus y plus 1. Hope I'm not doing anything wrong. This is correct so far. Well, this gives you two things. First, x minus y is equals to 0, or let's say x is equals to y. Here x is equals to minus y. मैं एक काम करता हूँ, say y. Got this. One can say if x is equals to fy, giving you x is equals to y, it is giving you x is equals to y, say it is 1 1. No, it is not like that. इसे पूरा समझने के लिए एक काम करते हैं, हम एक इंटीजर ले लेते हैं and I'm going to take, let's see, ये बस समझने के लिए आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स से x इज इक्वल्स टू 1. अगर आप यहाँ पर देखोगे, इफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, बट हियर इफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहाँ आप पाते हैं कि 1 की कितनी मैपिंग हुई, 2 मैपिंग हो गई है. सो दिस गिवन फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव. ये इंजेक्टिव नहीं है. किसकी वजह से? इसकी वजह से. दिस इज हाउ यू आर आस्क्ड टू प्रूव एंड दिस इज हाउ यू कैन एबल टू फाइंड मेनी फंक्शंस. एक एग्जांपल रखते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी रिलेटेड विद द मैपिंग एंड दैट इज कॉल्ड surjective functions. तो the next type of function based on mapping is onto function or surjective functions. Sometimes this condition is called surjection. So as per the definition, a function from set A to set B is said to be onto or surjective if every element of set B is the F image of some element of set A. It has a simple rule, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो, सेम हो, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन. एक चीज़ याद रखिए, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वहाँ आप पढ़ने वाले हैं इनवर्स फंक्शन, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल इज द प्रिपरेशन फॉर योर इनवर्स फंक्शन. तो सब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट दिमाग में रख लीजिए. कोई भी फंक्शन तब सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है जब रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होते हैं. वेल, एक बार फिर से एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एंड आई कैन टेक द 2 एग्जांपल्स. से दिस again, I am taking the function f. We have set A, we have set B, 1 2 3 4, and say A B C D E F, कुछ भी. What is set B? A B C D F is set B. Mapping कर दे रहे हैं. It has mapped, it has mapped, it has mapped. It mapped with C, it mapped with D. अगर आप इसी कंडीशन को देखें तो ये आपको 1 1 दिखेगा, सारी की यूनिक मैपिंग हुई है. बट यू आर फीलिंग अ प्रॉब्लम, दैट इज E and F are not mapped with any element of set A. ये किसी का भी इमेज नहीं है. याद रखिए, दिस इज कॉल्ड इमेज, दिस इज कॉल्ड P इमेज. सो इट इज, यहाँ पर जो एलिमेंट आप देख रहे हैं सेट B में 2 एलिमेंट है E और F, ये किसी के भी F इमेज नहीं है. ये फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा. बट लेट्स से दैट इज व्हाट शुड वी डू. इस दोनों को अगर मैं हटा दूं, अभी अगर आप देखेंगे देन यस,
इट इज़ कंप्लीट। आपका जो ये कोडोमेन है और जो रेंज है दोनों बराबर हो गया। ऐसे फंक्शन कहलाएंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। नाउ लेट्स से मैं इसे भी हटा दूँ, स्टिल इट इज़ ऑन टू फंक्शन। आपका रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में वी कैन राइट इन दिस दैट फॉर ईच एलिमेंट बी ऑफ द सेट बी देयर एग्जिस्ट ए। इसके हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए पहले सेट में जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एफ ए इज कॉल्ड रेंज, दिस इज डोमेन, जैसा कि मैंने दिस इज कोडोमेन and this is what you call as range, right? Now एक दिक्कत आती है और वो सबसे बड़ी दिक्कत है जब ये आपको प्रूफ करने को आता है कि कोई भी दिया हुआ फंक्शन कब सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और सबसे अच्छा अप्रोच मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, टेक दिस वन रेंज और कोडोमेन को इक्वल कर दीजिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, इट विल बी नॉट द ऑन टू फंक्शन। अभी मैं एक एल्गोरिथम लिख दूंगा और उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन टू प्रूव वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। द एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। वी आर गोइंग टू चूज अ स्मॉल y which is going to be the element of set b। पुट कीजिए f(x) इज इक्वल टू वाई। याद रखिए ये है आपका सेट B में। देन सॉल्व द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। याद रखिए आपका x पहले वाले सेट में आएगा, सेट है या फर्स्ट सेट। x को कुछ इस तरह से पता कीजिए कि आप x को y के टर्म में निकाल लें। द स्टेप 4 इज चेक y इज द एलिमेंट ऑफ योर सेकेंड सेट एंड फॉर द वैल्यू ऑफ सच y जो आपने x इज इक्वल टू जी एक्स पता किया है, अगर वो सेट A में है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा और अगर नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल लूँगा। आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ फंक्शन। आई टेक इट R2R। होप आई एम क्लियर इनफ that this is the set of real number is also this is the subset of real number, this is also the subset of real number, कुछ भी हो सकते हैं। and I'm going to define f(x) is equals to x cube plus 2। चेक करना है कि क्या दिया हुआ फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। लेट्स राइट स्टेप 1। That is clear. Let's put up step 2. f(x) is equals to y. So f(x) को लिख ले रहे हैं x cube plus 2 is equals to y. So x is equals to, ये आप करके देख सकते हैं। आई एम क्लियर इनफ। ज़रा चेक कीजिए, अगर y सेट B में है तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखें, आपको हर एक y के वैल्यू के लिए एक x की वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पर है। Hence we can say that this is what, यहाँ देखेंगे तो it is g of y। So for every value of y we have an element in x. Hence we can say that this f(x) is equals to x cube plus 2 is onto function। ये फंक्शन onto है। एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं जो onto नहीं हो। सो लेट्स सी, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड सी कि कब ये onto नहीं होता है। अगर मैं एक फंक्शन लूँ, again what is z, that is you can say that it is the set of all integers, और मैं f(x) को डिफाइन करूँ 3x plus 2।
Let's check whether this is onto or not. Y is equals to 3x plus 2. डायरेक्टली मैं स्टेप थर्ड पे आ जा रहा हूँ. सॉल्व इट फॉर x. x की वैल्यू आ जाएगी y minus 2 divided by 3. So y minus 2 divided by 3. This you can say is gy. अब जरा देखिए, अगर मैं एक y कंसिडर करूं that let's say y is equals to 0. Remember 0 is also the integer. What am I going to get? X is equals to, but this is not the integer. इसका मतलब है जो हमारा दो सेट था से A और B, यहाँ पर जो 0 है ये किसी भी एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो रहा है. It is not going to map with any of the element. So we can say that this function is not onto function. ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है. तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और जितने भी क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी में हैं उसे सॉल्व कीजिए. और अगर आपको कोई और भी बेहतर बुक से मिल रहा है तो आप इसे सॉल्व ज़रूर कीजिए. अगर आप अब आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा बाइजेक्टिव फंक्शन. तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हैं? ऐसे फंक्शन जो 1 भी हों, जो ऑन टू भी हों, वो कहलाएंगे बाइजेक्टिव फंक्शन. याद रखिएगा जो रिवर्सिबल फंक्शन होते हैं, सॉरी जो इन्वर्स फंक्शन जिसे कहते हैं हम लोग, वो इस कंडीशन को ही फुलफ़िल करते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसे समझने के लिए भी ज़रूरी है. मान लीजिए आपका क्वेश्चन आए टू प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, तो आप उसे पहले 1 प्रूव करेंगे, फिर ऑन टू प्रूव करेंगे. कंडीशन रिमेन सेम. 1 यानी हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट मैपिंग होनी चाहिए. याद रखिए यूनिक और डिस्टिंक्ट में फ़र्क है. ऑन टू के लिए रेंज विल बी इक्वल्स टू कोडोमेन. तो मैं ज़रा इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ. इट इम्प्लाइज फॉर डिस्टिंक्ट मैपिंग एंड दिस इम्प्लाइज फॉर रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन. प्रूव कर दीजिए. अगर दोनों ही आ रहा है, यानी दिया हुआ फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस. क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप बुक में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और जो लोग मोबाइल ऐप पर देख रहे हैं वो अपने डाउट्स को चैट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो उसे भी मैं सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करूँगा. उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे. थैंक यू.